साहब है तो उन्होंने तो कहा है कि हमें तो जरूरत ही नहीं इंडिया के साथ क्रिकेट खेलने की, हम तो जंग लड़ेंगे, बल्कि हम 300 जंग लड़ेंगे हम। चलो कि 3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। जिस मुल्क के पास अपने इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है, वो मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो ये डिमांड कर रहा है कि हम 300 जंगे लोग लड़े क्यों वो भी इंडिया के साथ जो दुनिया की 5वीं बड़ी 300 जंगें तो बाद की बात है। हमारे जो साबिक आर्मी चीफ है ना, उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिया कि हमारे तो टैंकों में तेल ही कोई नहीं है। उन्होंने तो मोदी साहब और जो अमित शाह साहब है उनका नाम लेकर ललकारा है सर। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने कश्मीर असेंबली में जाकर एक बड़ी हैरान कर देने वाली स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला है कि हम कश्मीर के लिए इंडिया से 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार हैं। जिस पर पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम ने स्टेटमेंट दी है कि कश्मीर के लिए अगर उन्हें इंडिया से 300 जंगें भी लड़नी पड़े तो लड़ेंगे। एयर मार्शल असगर खान साहब के यूट्यूब के ऊपर आज भी इंटरव्यू है कि सारी जंगें आपने शुरू की और सारी जंगें आपने हारी, सारी जंगें आपने हारी हैं। किसी के ज़हन में किसी किस्म का कोई खदशा अगर है तो वो दूर कर ले। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। अब देखें, आप अपनी डेमोक्रेसी को कंपेयर करें, ये जो खुद बंदा बैठा हुआ है ये गैर कानूनी तौर पे बैठा हुआ है, 3 महीने के बाद तो इसका औहदा ही गैर कानूनी हो जाता है। जंग लड़ने की जरूरत क्या है इंडिया को हमारे से? हम तो वैसे ही मरे हुए हैं। इंडिया के पास ट्रिलियन ऑफ डॉलर जो है वो रिजर्व में पड़े हुए हैं, हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? साहब है तो उन्होंने तो कहा है कि हमें तो जरूरत ही नहीं इंडिया के साथ क्रिकेट खेलने की, हम तो जंग लड़ेंगे, बल्कि हम 300 जंग लड़ेंगे हम। उन्होंने तो मोदी साहब और जो अमित शाह साहब है उनका नाम लेकर ललकारा है सर। काकड़ साहब, सबसे पहले तो मैं हैरान हूं। पहले तो काकड़ साहब को खुद अपनी पोजीशन का अंदाजा नहीं है कि वो इलेक्शन के लिए आए हैं, और काजी फाइज ईसा साहब ने उनकी पोजीशन को डिनाई कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन के होते हुए इस गवर्नमेंट का सेटअप की कोई वजह जरूरत नहीं थी। और दूसरा, काकड़ साहब को मैं पूछना चाहूंगा, हिस्ट्री के हिसाब से देखते, ये मेरे अल्फाज नहीं है, असगर खान साहब के एयर मार्शल असगर खान साहब के यूट्यूब के ऊपर आज भी इंटरव्यू है कि सारी जंगें आपने शुरू की और सारी जंगें आपने हारी, सारी जंगें आपने हारी हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका 60% जिस्म का हिस्सा कट चुका है 70s में। बल्कि मैं ये आज एक चीज कोड करना चाहूंगा काकड़ साहब को। काकड़ साहब अगर अमीर अब्दुल्ला नियाजी साहब जो थे, अगर उनसे पूछते, उनके 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 उस वक्त उनके जो एक ISPR के डायरेक्टर सदीकी साहब थे, उनसे उन्होंने एक दफा जिक्र किया कि यार मैं जंग, उनका एक बयान ये होता था, वो कहते थे आखिरी गोली आखिरी सिपाही, और वो कहते थे कि मेरा कंपैरिजन तारक बिन ज़ियाद से किया करो। उन्होंने कहा कि मैं जंग करता हुआ कलकत्ते तक पहुंच जाऊंगा। ये वो ASPR के ब्रिगेडियर सदीकी साहब को फरमाते थे। काकड़ साहब जो हैं वो 1 2 3 बार नहीं, बल्कि उनका कहना ये है कि वो 300 बार कश्मीर के लिए भारत के साथ जंग करने को तैयार हैं। और मेरा ख्याल है कि ये सुनकर यकीनन प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके साथी मिनिस्टर अमित शाह साहब यकीनन खुश हो गए होंगे और कह रहे होंगे कैसे लोग हैं ये, आओ जाओ बिस्मिल्लाह करो। और सबसे पहली बात तो ये कि जी वो जो आपको अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर TTP और तहरीक जिहाद पाकिस्तान वो जो ठोके जा रहे हैं सर, पहले उनसे तो जाके निपट लीजिए, बाद में 300 बार क्या, आप तो 3000 बार जंग कर लिएगा। लेकिन ये सब इनको कहता कौन है? ये सब ऐसा बोलने के लिए इनको कौन बताता है? मुझे लगता है कि जैसे आप लोगों ने देखी होगी 3 इडियट में एक कैरेक्टर था चतुर, ये भी आपको याद होगा, बहुत फेमस हुआ था ये कैरेक्टर। और चतुर की जो स्पीच थी उसको आमिर खान और उनके फ्रेंड्स जो थे वो मिलकर चेंज कर देते थे, और वो बेचारे चतुर को पता ही नहीं लगता था मैं क्या बोल रहा हूँ। यही मुझे लग रहा है कि काकड़ साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इनके कोई पुराने दुश्मन जो हैं उनको रख दिया गया है इनके स्टाफ में, और कहा यह गया है कि जी ये जहां कहीं भी जाए, जहां भी इन्हें एड्रेस करना हो वो सारी तकरीर लिखकर आपने देनी है। और वो पर आज पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम ने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर हमें कश्मीर के लिए इंडिया से 300 जंगें भी लड़नी पड़े तो हम वो जंगें लड़ने को तैयार हैं। क्या कहेंगे आप इस बयान पर? मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि जो निगरान वजीर आजम हमारे आए हैं, 300 जंगें तो बाद की बात है। हमारे जो साबिक आर्मी चीफ है ना, उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिया कि हमारे तो टैंकों में तेल ही कोई नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि जब हमारा आर्मी चीफ हमें ये कहे कि हमारे तो टैंक ही रंग खा चुके हैं, उनमें तो तेल ही नहीं है, तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं? ये जो निगरान वज़ीर आज़म आए हैं, पहले तो इनसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले तो रूल ऑफ लॉ होता है ना मुल्क के अंदर। जब मुल्क के अंदर कानून ही नहीं होगा, आपकी आवाम जो है वो इंसाफ के लिए तरसेगी, तो जंगें तो बाद की बात है ना।
पहले तो ये है कि 30 दिनों में, 3 महीने में, 90 दिनों में इलेक्शन होने थे, वो इलेक्शन तो हुए नहीं। जंगें तो बाद में लड़ी जाएंगी ना, पहले तो अपने मुल्क में आप इंसाफ दें लोगों को। आपने असम्बलियाँ डिज़ोल्व की, आज 6 महीने हो चले हैं, निगरान सेटअप बैठा है, आप ये किस कानून के तहत बैठ के ये बयानबाजी कर रहे हैं? इनका तो ये राइट ही नहीं बनता। पहुंची, इंडिया के लोगों तक पहुंची। वो लोग क्या सोचेंगे कि एक साइड पे पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई मैं तो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहता हूँ। उन्होंने बल्कि जिक्र किया वाजपेयी साहब आए, उन्होंने बोला मोदी साहब आए मेरे दौर में, और एक साइड पे ये केयर टेकर गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर है ये कह रहे हैं 300 जंगें लड़ेंगे। बेनज़ीर भुट्टो के दौर के अंदर भी मामला बेहतर होने की कोशिश हुई थी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब का, मैं नवाज शरीफ का क्रिटिक्स हूं, लेकिन इस मामले के अंदर मैं उनको सपोर्ट करता हूं कि वो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। और जो भी एक डेमोक्रेटिक बंदा होगा ना, वो हमेशा यही चाहता है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात हमेशा बेहतर हों। और दूसरी उन्होंने बात की कि लोग 300 जंगे लड़े। क्यों भाई, हम क्यों लड़े 300 जंगे? क्यों लड़े हम? भाई जब इख्तियारात तुम्हारे पास है, ओहदे तुम्हारे पास है, पहले नंबर पे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंडेट किसने दिया कि तुम ये जाके स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम 300 जंगे लड़ेंगे? उसमें ये थोड़ा सा एक पॉइंट आ जाता है ना कि शायद वो ये कहते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट देने से कश्मीरियों के साथ हम एक इजहार करेंगे, जबकि मेरे ख्याल से अब अगर रियलिटी को देखें, कश्मीर में जाके विजिट करें, मैंने तो विजिट किया है, वहाँ पे जाके देखें वो लोग तो जो हमारे यहाँ से तंग आ रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट। और भाई मैंने आपको पहले भी ये कहा है कि जो हमारे इंटीरियर मामला था पहले आप उनको ठीक कर लें। अब देखें, हम अपने आप को कहते हैं कि बड़ी डेमोक्रेसी है, आप इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है कि आपका जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है वहां पे आप इलेक्शंस नहीं करवा पा रहे यार। कभी आप कहते हो हमारे सिक्योरिटी के मसाइल, अभी देखें अगर आप जो है वो अपने मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं करवा पा रहे तो आप 300 जंगे लड़ लेंगे। एक इलेक्शन करवाने के लिए आपको सिक्योरिटी नहीं आपकी पूरी हो रही, आप हीले बहाने लगा रहे हैं। कभी कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। जिस मुल्क के पास अपने इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है, वो मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो ये डिमांड कर रहा है कि हम 300 जंगे लोग लड़े। क्यों? वो भी इंडिया के साथ जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। अब कुछ लोग ये कहेंगे भाई जंगे जो सी हैं वो इकॉनमी से नहीं जज्बे से लड़ी जाती हैं, तो फिर शायद इसका फिर ये मतलब ओ भाई जज्बे से लड़ी जाती हैं। ये जो लोग मिसालें देते हैं पुराने जमानों की, मेरे भाई अगर वहां से एक बंदा तलवार लेके निकलता था, यहाँ से भी एक बंदा तलवार लेके निकलता था, दोनों के पास असला एक तरह का होता था। अब यहाँ से आप तलवार लेके निकला है, 100 बंदे भी, एक बंदा उधर खड़ा हो जाए क्लैशनकोव वाला तो वो 100 को मार देगा। कौम को किसी ट्रैक पर लाने की कोशिश करता। मैं दुख के साथ ये कहूंगा आलिया, मेरी मादरे मिल्लत ऐसा एक मुल्क है जहां कर्जा मिलने पे जश्न मनाए जाते हैं, जहां अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अपना पाकिस्तान बेचकर जश्न मनाए जाते हैं। आजकल आप जश्न मना रहे हैं कि अरामको ने आपका 40% ऑयल एंड गैस कंपनी को खरीद लिया, आप जश्न मना रहे हैं। आप कहते हैं कि डॉलरों की बारिश शुरू हो चुकी है। कौन सा ऐसा कोई देखा आपने ऐसा जी शऊर इंसान जो अपना घर बेच के जश्न मनाए? कोई ऐसा होता है जो कर्जा लेकर गुर्दे अपने लिखवा के जश्न मनाए? कोई? ये वाहिद मेरी मादरे मिल्लत है। और उसी तरह की बात काकड़ साहब ने कर दी है कि 300 जंगें लड़ेंगे। यार किसकी बात कर रहे हो? कौन सी? ये जंगों का दौर है। और पहले गाजा की तो हालत देख लो यार, जो क्या है वहां पे, क्या हालत क्या है उनकी। और इस वक्त आपको पता नहीं है भारत की उनकी इंटरनेशनल पोजीशनिंग का अंदाजा नहीं। मैं काकड़ साहब को बताना चाहूंगा कि हिस्ट्री की किताब को अच्छी से अगर नहीं पढ़ सकते, तेजाज खुद बनाते हैं। वो तेजाज खुद बनाते हैं। आपके F-16 का टायर पंक्चर हो जाए तो यहां से मांगते हैं आप। उन्होंने टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसफर नहीं की थी साथ F-16 के, वो तेजाज खुद बनाते हैं। वो अपनी पंक्चर लगाने की टेक्नोलॉजी भी नहीं है ना पास, कुछ भी नहीं है इनको। उन्होंने दी, मैं बल्कि आज मैं चशमदीद गवाह हूं। मैं यहाँ पे जब F-16 मिले थे, यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर से क्वेश्चन किया गया था कि जब आप कोई इतनी मिकदार में चीज लेते हैं तो उसके साथ ये इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, उसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाती है। तो वो मेरा जो मेरा उस वक्त का जो डिफेंस मिनिस्टर था, उसने वॉशिंगटन डीसी में कहा था, उसने कहा शुक्र करो F-16 मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजी की क्या बात करें।